Next measure of standard tendency is the mode. So what is mode? Mode is the most frequent occurring value in any data set. So वो वैल्यू जो सबसे ज़्यादा बार हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम रिपीट होती है उसे हम मोड बोलते हैं. ठीक है. सो द वैल्यू विच हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. ओके. और इन अदर वर्ड इट इज़ द नंबर विच अपीयर मोस्ट ऑफन इन द सेट ऑफ नंबर्स. और इसको हम लोग सिंबलाइज करते हैं एज z. If a set of value have two items that has the highest frequency, then we call it a bimodal distribution. जैसे कि I'll give an example, like group 1, let's say somebody having a some hypothetical score 2, 3, 2, 1, 2, 1. So in this case, you'll see that 2 has repeated 3 times. So the mode is equal to 2. Very simple. But suppose if I say 2, 3, 2, 3, 1, 2 and 3. In this case, you see 2 is repeated 3 times, whereas another value 3 also repeated 3 times. 3 times. So this is called a bimodal. ठीक है जी. बाईमॉडल. सो इसमें दो मोड हो सकते हैं. तो मोड में दो मोड हो सकते हैं टू रिप्रेजेंट दी सेंट्रल टेंडेंसी. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल. Example 1, again the same way like as we have seen in case of mean and median. Here also for the raw data, you can just simply calculate the median. Like as an example, data gives the weight of 12 students in the class. तो ये data है उनके. And now which value occurring highest number of time? Just simply you can calculate with the frequency. And as you can see that 54 has been repeated highest number of time. As you can see, यहाँ पे है, then 2, then 3. Okay, so in that way, so highest number of time it is repeated, so mode is 54. Now second point is second scenario, the calculating the mode for continuous frequency table. जैसे हमने मीन में पढ़ा था, मीडियन में देखा कि रो डेटा के लिए और टेबल्स के लिए अलग अलग फॉर्मूला यूज होता है. तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज हो रहा है टू कैलकुलेट द मोड फॉर कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल, we can use the formula as z equal to l, ठीक है जी, प्लस ब्रैकेट स्टार्ट f माइनस f1 ब्रैकेट क्लोज विथ डिवाइडेड बाय 2f माइनस f1 माइनस f2. तो ये आपका फॉर्मूला है. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट अगर आप इसको डिकोड करेंगे तो इट विल बिकम इजी. लाइक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ l? l का मतलब होता है लोअर लिमिट. लोअर लिमिट किसकी? ऑफ द मॉडल क्लास. जो भी क्लास आएगी उसकी लोअर लिमिट है. f मीन्स फ्रीक्वेंसी. f का मतलब है फ्रीक्वेंसी. कौन सी फ्रीक्वेंसी? मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी. ठीक है जी. विड्थ, विड्थ का मतलब क्लास इंटरवल. जैसे कि इफ इट इज 18 और 20 का क्लास इंटरवल है तो ये तो लोअर लिमिट हो गई आपकी. ठीक है जी. और ये आपकी 18 माइनस 20, तो इसकी जो विड्थ है वो कितनी हो गई? 2. तो विड्थ इज अ डिफरेंस बिटवीन दी अपर एंड लोअर लिमिट. ठीक है. देन ऑफ द मॉडल क्लास, f1 क्या होती है? फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर द मॉडल क्लास. ओके. f2 होता है फ्रीक्वेंसी आफ्टर द मॉडल क्लास. चलो, मॉडल क्लास इक्वल टू द क्लास विच हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि जिस क्लास की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम मॉडल क्लास लेंगे. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद वन एग्जांपल. एग्जांपल लेते हैं हम लोग hb परसेंटेज और hb, सॉरी नॉट परसेंटेज, hb एंड द नंबर ऑफ मदर, मतलब ये फ्रीक्वेंसी उनकी. सो यहाँ पे क्लास इंटरवल इज गिवन एज यू कैन सी 8 to 9. देयर आर 8 मदर्स, 9 to 10, 14 फ्रीक्वेंसी एंड सो. सो अब यहाँ पे आपको अंडरलाइन दिख रहा होगा इस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल. क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा बार रिपीट क्या हो रहा है? 25. सो 25 इज अ मॉडल क्लास. अब इससे इजिली यू कैन से लाइक एल इज द लोअर लिमिट. लोअर लिमिट क्या है इसकी? लोअर लिमिट ये है 11. दैट्स व्हाई 11. f इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास. सो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है? 25 हो गई है. ठीक है. f1 क्या है? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बिफोर द मॉडल क्लास. तो ये मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी 25, इसके पहले की फ्रीक्वेंसी दैट इज 21. ठीक है जी.
F2 frequency after the model class. So यहाँ पे क्या है ये 15, that is after 15. Width is the difference between lower and upper limit of given class interval. So कोई भी class interval का जो difference है, as you can see in this particular case the class interval width is 1. So ये हमारा फॉर्मूला पूरा फिट हो गया. नाउ अब बहुत ही सिंपल सा काम करना है आपने, इस फॉर्मूला के अंदर इन चीजों को फिट कर देना है. सो एज यू कैन सी z इक्वल्स टू 11 लोअर लिमिट प्लस 25 कहाँ से आया, 25 फॉर्मूला क्या बोल रहा है, f माइनस f1. तो f क्या हमारी फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी 25 है माइनस f1 21 इज एक प्रीवियस फ्रीक्वेंसी और विड्थ करके हमने इसको कैलकुलेट कर लिया. और फाइनली आप जब ये पूरा कैलकुलेशन कर लोगे तो आपको यहाँ पे ये वैल्यू मिल गई है. दैट इज द फाइनल रेजिडियल ऑफ दिस. एक यहाँ पे हिंट है, पॉइंट आपको याद रखना है, नेवर इन्वॉल्व L lower limit in this equation. Whatever is the residual of this must be added in this. या तो आप ऐड करेंगे प्लस में होगा तो, या फिर माइनस करेंगे अगर माइनस में होगा तो. मतलब आपका जो ये L वाला पार्ट है ना, लोअर लिमिट है, वो कभी भी इक्वेशन में, इस इक्वेशन में नहीं आएगा. रिमेंबर दैट. ओके, सो दैट इज डन. नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस मोड हमारा कैलकुलेट हुआ और वो आया 11.28. सो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है. आपने क्या करना है फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, सबसे पहले हमने क्या किया, लुक एट दिस टेबल, जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको हमने सबसे पहले मॉडल क्लास में अंडरलाइन किया, फिर इस फॉर्मूला के अंदर इसको फिट किया एंड फाइनली वी गॉट दिस वैल्यू. ओके, सो दैट इज अबाउट द मोड. नाउ द अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो अभी हम यहाँ तक पहुंच गए, हमने तीन चीजें पढ़ ली है, मीन, मीडियन, मोड. ऑल थ्री आर दी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इनका कंपैरिजन कैसे करें, इनमें से कौन सा मेजर कब यूज़ करना है, कौन से मेजर की क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या उसके एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं. तो सिंपली अगर हम मीन की बात करें तो वो एवरेज होता है, क्योंकि हमने क्या बोला था, इट्स सम ऑफ वैल्यू डिवाइड बाय द नंबर. तो ये तो एवरेज होता है. मीडियन हमेशा मिडिल वैल्यू होती है, विच ऑलरेडी आई टोल्ड यू. और मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग वैल्यू. दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर इट, राइट. अब इन्होंने बोला कि मीन क्या है, इट्स अ मोस्ट स्टेबल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर रिपीटेड मेजर. आई वांट टू ऐड वन पॉइंट इन दिस. मीन इज द मोस्ट स्टेबल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी व्हेन डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. जब आपका जो डेटा है, जो इंफॉर्मेशन है, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब होमोजीनस इन नेचर में है, तब आप मीन यूज करें, वो आपको बहुत ही स्टेबल मेजर देगा. कई बार ये पूछा जाता है कि मोस्ट स्टेबल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट आंसर द मीन इज द मोस्ट स्टेबल मेजर. नो, मीन इज मोस्ट स्टेबल मेजर इन केस ऑफ इफ डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. अगर डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, बहुत स्क्यूड है, स्क्यूड का मतलब जिसमें बहुत वेरिएशन है, जैसे कि मान लो एक क्लासरूम की बात करें, लेट्स से कोई एमएससी नर्सिंग क्लास है, उसमें किसी स्टूडेंट की एज है 22 और किसी की एज है 57. अब ये बहुत बड़ा वेरिएशन आ गया. तो इस केस में 52 मान लो किसी की है, किसी की 23 है, किसी की 27 है, किसी की 28 है, लेकिन देयर इज वन स्टूडेंट इन एमएससी फर्स्ट ईयर हैविंग एज ऑफ 57. और एक और क्लास है, जैसे बीएससी फर्स्ट ईयर की बात करें, जहाँ पे स्टूडेंट की एज है 17, 18, 17, 17, 18, 19. तो इस केस में हम लोग मीन यूज करेंगे और इस केस में मीन का यूज नहीं करेंगे. व्हाई? बिकॉज डेटा इज स्क्यूड. अब आप कैलकुलेट करके देख लो तो आपको ये वहां पे डिस्टोर्टेड इमेज देगा. तो जब इस तरह, इसे बोलते हैं आउटलायर्स, है ना. इस तरह की चीजें, इस तरह की अगर डेटा है, इस तरह की वैल्यूज अगर आपके डेटा सेट में है, तो आपको फिर वहां पे मीन की बजाय क्या यूज करना है, आपने मीडियन यूज करना है. So what I say, median is the most stable measure of standard tendency in case if your data is skewed. Okay, then what is mode? अब mode का यूज क्या है, suitable for qualitative data. जब आपके पास categorical data है ना, जैसे कि आपको रिलीजन का standard tendency देखना है, जेंडर का देखना है, तो आप मीन यूज नहीं कर सकते, मीडियन भी यूज नहीं कर सकते, तो आपके लिए चॉइस हो जाती है मोड. ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन यूज द मीन एंड मोड. नाउ व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक, जो मैंने बता दिया, ये नेक्स्ट चैप्टर हमारा इसी के ऊपर है, विल टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक. द थ्री इंडेक्सेस, कौन सी थ्री इंडेक्सेस, मीन, मीडियन एंड मोड. ओके, तो वो तीनों बराबर हो, अगर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है तो तीनों एक जैसे होंगे. जैसे आप देखो यहाँ पे इस वाले केस बी में नो स्क्यूड है यहाँ पे. सो मीन इज इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड.
if skewed distribution of the value of the mode, mean, median and mean, the mean is always pulled in the direction of long tail. आप देखो ये long tail है ना, अगर normal distribution हो तो you will have this tail, this is normal, इसे बोलते हैं normal probability curve. अब ये in this particular case you see ये tail जो है long है, ये short है, ये long है, short है, तो हमेशा mean will be towards the long tail. तो इससे ये इंडिकेशन मिलता है कि आपका डेटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। और ये क्या करता है, दिस कंपैरिजन विल हेल्प अस और स्टैटिस्टिशियन टू चूज अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेस्ट फॉर हाइपोथेसिस। देखिए मोस्ट ऑफ द हाइपोथेसिस टेस्टिंग टेस्ट फॉलो सम अजम्पशंस। जैसे कि एक अजम्पशन होता है कि नॉर्मलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि डेटा मस्ट बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब या तो आप स्टैटिस्टिशियन के पास जाके एक देयर आर वेरियस स्टैटिस्टिकल टेक्निक व्हिच वी कैन यूज जस्ट टू चेक द नॉर्मलिटी ऑफ डेटा, बट एक सिंपल मेजर है जो बहुत पहले कर सकते हो आप क्या करें, जब आपका डेटा आपके पास हो जाए, मास्टर डेटा शीट बन जाए, तो आप इसका मीन, मीडियन और मोड तीनों ही कैलकुलेट करें। अगर मीन और मीडियन और मोड तीनों की वैल्यू ऑलमोस्ट एक, आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली सेम, इफ दे आर इक्विवेलेंट, जैसे मान लो मीन 20 है, मीडियन भी आपका 20 पॉइंट कुछ है, ओके, और मोड भी आपका 21 है, तो इस केस में हम बोलेंगे कि डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। बट अगर आप ये एग्जांपल लेंगे, इसमें आप देखो मीन अलग निकलेगा, मीडियन अलग निकल जाएगा। सो व्हेन यू कैलकुलेट द मीन एंड मीडियन एंड इफ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, क्योंकि इवन दो आफ्टर ऑल दे ऑल आर मेजरिंग द सेम थिंग ना, तो फिर उस केस में आपको ये देखना है कि कौन सा टेस्ट अप्लाई करें। अगर डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो फिर हमारे पास जो चॉइसेस होती है वो कुछ अलग तरह के टेस्ट होते हैं जिनको हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट बोलते हैं, वो हम अप्लाई करते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट द मीन, मीडियन, मोड एंड इट्स कंपैरिजन। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, अब बारी है आज के ज्ञान की। आज के ज्ञान में मैं बात करूंगा अजम्पशंस की या मानने की। किसी भी चीज को मान लेना आपको उस चीज की डिस्कवरी से दूर लेके जाता है। अगर हम कोई चीज को मान लेते हैं बिना उसको इन्वेस्टिगेट किए, तो हमारी जो एक क्यूरियोसिटी है वो खत्म हो जाती है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि कोई भी चीज को मानने की बजाय उसको एक्सपेरिमेंट करें, उसको टेस्ट करें और उसको जानने की कोशिश करें। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा इसके बारे में। किसी ने अगर मान लिया होता कि स्मॉल पॉक्स जो है वो भगवान के श्राप से होता है, तो आज हम स्मॉल पॉक्स से मर रहे होते। किसी ने ये नहीं माना, किसी ने ये माना कि ये एक बीमारी है और मैं देखता हूं कि ये क्यों होती है। उसको बताया गया कि ये बीमारी नेचुरली होती है, भगवान के कृष्ण की वजह से होती है, लेकिन उसने नहीं माना। तो अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है, नई चीजें सीखनी है, तो मानने की बजाय चीजों को जानना सीखें। थैंक यू सो मच।